वार्षिक बजट 2022-23 अब पारण के अंतिम स्टेज पर है और अभी राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2 और वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार कुछ प्रस्ताव लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस वित्तीय वर्ष में अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 3,55,222 करोड़ 83,06,000 की विशाल राशि इस सदन के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करने की अनुमति चाह रही है। वहीं वित्त विधेयक के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के सेक्शन 35 से के शेड्यूल और आर्टिकल 17 और 35B के अंदर एक संशोधन लेकर आई है। जीएसटी एक्ट की धारा 174 में एक संशोधन लेकर आई है। वेट एक्ट के सेक्शन 52, 33 और 34 में एक संशोधन लेकर आई है और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4(2) में एक संशोधन लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ये दोनों बिल जो सदन में प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास आज भी बेमन का जोड़ तोड़ का बहुमत है, पारित हो जाएंगे। पर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कुछ क्षणों में सदन के नेता वित्त मंत्री के रूप में अवतरित होंगे और एक हमारे द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देकर अपना कॉपी पेस्ट भाषण यहाँ करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार ने हमारे केंद्रीय करों के केंद्रीय करों में हमारे हिस्से को रोका है। अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए इस पूरे बजट की बुनियाद के अंदर या तो केंद्र की ग्रांट है, या केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा है, या रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया इनके ऋण और उधार है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर चूंकि आज बजट पारण की स्टेज पर है, मैं सदन के नेता को इस बात के लिए तो जरूर बधाई दूंगा कि एक रिकॉर्ड उन्होंने जरूर कायम कर लिया कि इस सदन के अंदर सबसे कम बैठने का उन्होंने रिकॉर्ड तैयार कर लिया। और मैं समझता हूं कि दूसरा, अभी मुझे याद आ रहा है गुलाब कोठारी जी ने त्याग की प्रकाश का एक लेख लिखा। उस लेख के प्रत्युत्तर में सदन के नेता का बयान भी मैंने देखा। मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल थॉट, नया पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए तो सदन के नेता परंपरागत हो गए, पर निश्चित तौर पर सदन की अवमानना जरूर हुई, क्योंकि सदन का नेता उपस्थित नहीं रहेगा तो ऑफिसर गैलरी का वही हाल रहेगा जो मेरे सामने मैं देख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 3,55,022 करोड़ 83,06,000 का जो आज सदन से अनुमति सरकार ले रही है, मैं इसी विनियोग विधेयक, मंत्री महोदय शायद मेरी बात कोई लिखे या नहीं लिखे, पर मैं कह जरूर दूं, मैं इसी जो आपने हमें जो राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक दिया है, उसके आपके बजट के संख्या 1 की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि आपकी जो कुल बजट है उसमें कंसोलिडेटेड फंड के कंपोनेंट का लिखा है सभापति महोदय, और आपको आश्चर्य होगा जिस कंसोलिडेटेड फंड के लिए आज सदन अनुमति देगा उसमें इस आपकी पुस्तिका यह कह रही है कि उसमें आपका आंतरिक ऋण 71,387 करोड़ लिखा है, और उसी में इसी में लिखा है कंसोलिडेटेड फंड से 28,838 रुपए सिर्फ ब्याज की अदायगी पर जाएंगे। सभापति महोदय, इन दोनों को जब मैं जोड़कर देखता हूं तो कंसोलिडेटेड फंड जिस 3,55,022 करोड़ की अनुमति आज ले रहे हैं, उसमें 1,01,618 करोड़ रुपए सरकार या तो ऋण ले रही है या ब्याज के रूप में पैसा दे रही है। अब 33% टोटल हमारे बजट साइज का अगर हालात ये हो कि वो कर्जे पर आधारित हो और ब्याज के लिए पैसा देना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और इसी विधेयक की जो 2022 का प्रश्न 31 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके अंदर अनुदान की मांगें, ग्रांट की एक तालिका दी गई है
उस तालिका के जोड़ में लिखा है पृष्ठ 33 में मंत्री महोदय, उसमें लिखा है कि राज्य की जो बजट साइज है उसमें 2,14,690 करोड़, सभापति महोदय मुलायजा फरमाएं आप, 2,14,690 करोड़ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। ये राजस्व व्यय किसका होता है? आप सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देंगे, पेंशन देंगे, आप सामाजिक योजनाओं में पैसा वित्त पोषित करेंगे, ये सारा पैसा 2,14,609 आपका रेवेन्यू राजस्व व्यय है। और इसी तालिका के अंदर एक और आंकड़ा है, मैं कोई घर से लेकर नहीं आया मंत्री महोदय, आप देखिए प्रश्न स्पष्ट इसमें 31 में, इसी में आपका जो पूंजीगत व्यय है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो है 38,710। क्या हालात होगी प्रतिपक्ष के नेता, क्या आलम होगा जब 3,55,022 करोड़ में सिर्फ 38,710 10% पैसा सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। तबाड़ तोड़ घोषणाएं, लंबे चौड़े वादे, सारे स्कूल जो सेकेंडरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर थे, हायर सेकेंडरी स्कूल, कितनी आपकी पीएचसी, कितनी आपकी सड़कें। मैं समझता हूं ये जो आंकड़ा आपकी पुस्तक से मैंने निकाला है ये इस बात को इंगित करता है कि आप इस बार कुछ कर नहीं पाएंगे, घोषणा दर घोषणा से काम नहीं चलेगा। अब मैं आपका ध्यान, सभापति महोदय, जब मैं सामान्य वाद विवाद में अपनी बात कह रहा था तो मैंने एक बात पर ऐतराज किया था, बजट साइज को बड़ा दिखाने के लिए पहली बार आप में इसमें मार्गोपाय अग्रिम का रहित और अग्रिम सहित आपने एक नए शब्दों का इजाद किया, क्योंकि आपको लंबी चौड़ी घोषणाएं, बजट साइज बड़ा दिखाएंगे तो लोगों की उम्मीद जगेगी। अब आपने, तब मैंने कहा था कि आप ओडी में गए, सदन के नेता ने ऐतराज किया कि ये तो हमें सुविधा मिलती है रिजर्व बैंक से, सभी राज्यों को मिलती है। मैं मानता हूं रिजर्व बैंक वेज एंड मीन्स के लिए निर्धारित शर्तों पर, निर्धारित ब्याज पर 90 दिन के लिए आपको पैसा देता है, उधार देता है। और उधार में कब जाते हैं सभापति महोदय, मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2020-21, मैं उसी को पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। क्या लिखा उसमें? सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 खंड 1 पृष्ठ 8 व्याख्यात्मक टिप्पणी, जिसमें लिखा स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस विशेष अर्थोपाय अग्रिम 2020-21 के दौरान राज्य सरकार, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से 16,071 करोड़ 8 लाख रुपए विशेष अर्थोपाय अग्रिम 31 अवसरों में 99 दिन के लिए लिए गए। और ब्याज में क्या दिया आपने? 11.03 करोड़ रुपए उसका ब्याज भी दिया। और इसी में लिखा आगे, इसी सीएजी की रिपोर्ट में जनरल वेज एंड मीन्स एडवांस 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में 7,412 करोड़ रुपए 39 लाख रुपए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 19 अवसरों में 34 दिन के लिए ब्याज पर लिए गए। ब्याज दिया गया 2 करोड़ 82 लाख। क्या हालात है राजस्थान की सरकार की? वेज एंड मीन्स के लिए 365 दिन में रिजर्व बैंक के दरवाजे पर 133 दिन खड़ी रही। अब ये तो वो बात होगी सभापति महोदय, मेरा पड़ोसी अच्छा हो और मेरी जब जेब खाली हो तो मैं उसको कहूंगा जरा उधार देना, वो सहृदयता से उधार दे दे। मैं समझता हूं कि ये पैसा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि सरकार के पास वेतन चुकाने के लिए पैसा नहीं। निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक ने आपको फैसिलिटीज दे रखी है, फिर ये फैसिलिटीज आपने अवेल क्यों की, यक्स पर्सन ये है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान मूल रूप से, मैं नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस बात की ओर आज ध्यान आकर्षित किया। आपने पैरा 217 के अंदर जो बजट साइज जिसको कहा, उसको आपने लिखा मार्गोपाय अग्रिम सहित 3,46,122 करोड़ 182 करोड़ 83 लाख। और अब आप कंसोलिडेट फंड में अप्रोप्रिएशन के माध्यम से जो पैसा ले रहे हो वो है 3,55,222 करोड़ 83 लाख 6,000 रुपए।
यानी 20 दिन का कमाल है, यही आपके अधिकारी। दुर्भाग्य तो यह है सभापति महोदय कि आज अंतिम पारण पर है। मैं पहली बार देख रहा हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त और सेक्रेटरी वित्त दोनों नहीं आएंगे। दोनों तब आएंगे जब मुख्यमंत्री जाएंगे, तब आएंगे, क्योंकि सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये नौकरशाह के अंदर जो ये भावना पनप रही है रसद मंत्री जी, ये सदन सर्वोच्च है, सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं, सदन के नेता मुख्यमंत्री जी के प्रति उत्तरदायी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो होते तो लिखते कि 9,018 करोड़ 20 दिन में आंकड़ा बदला क्यों? प्रतिनिधि बैठे हैं। प्रतिनिधि से क्या है सभापति महोदय? मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रधान को बुला दो, अनुमति दे दो, आप मेरे सरपंच को बुला दो, अनुमति देते आप। नहीं है क्या बात हुई सदन में? प्रधान छोटे नौकरशाहों से, ये नौकरशाह मैं लिख रहा हूँ, बड़ा हर चीज लिख रहा हूँ। तो फिर जवाब आपसे लूंगा मैं, आप लिख रहे हो ना। और एक और मंत्री जी, आप बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि यह सदन की जितनी अवहेलना होती जा रही है, ये कोई अच्छे कदम नहीं है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि आज एप्रोप्रिएशन बिल पर जब डिस्कशन हो रहा तो कौन सदस्य क्या बात कहेगा, उसका जवाब अगर मुख्यमंत्री नहीं देगा, बिना लिखे कैसे देगा और कैसे तैयारी करके आएगा? अरे आप तो आपके पास ही रह जाएंगे कागज, वहाँ और कुछ दूसरे कागज आ जाएंगे, पता नहीं क्या। 0 आवर नेता महोदय, करो जो भी करना चाहते हैं, आ रहे हैं, वो ऑन द वे है। आज 0 और 12:49 भी आप देखो, बोलना 12:30 बजे करीब शुरू हो गया, तो रास्ते में आ रहे हैं। उससे क्या हुआ? उसे कोई अधिकारी नहीं आएगा? कितने महान है सभापति महोदय हमारे नौकरशाह, हमारे मंत्री महोदय दयनीय मुद्रा में कह रहे हैं कि ऑन द वे है, पधार रही है सरकार, हुजूर आ रहे हैं। क्या तो मैं ये कह रहा था सभापति महोदय कि जो ये आंकड़ा 20 दिन में 9,018 करोड़ का बढ़ा, इसका आधार क्या है? ये चौथा बजट, 5वां बजट चुनाव की छाया में आएगा। सभापति महोदय, जब मैं इन बजटों के बजट एस्टिमेट को देखता हूं, रिवाइज एस्टिमेट को देखता हूं और जो एक्चुअल को देखता हूं, तीनों के भारी अंतर से मैं कह सकता हूं राजस्थान की इस हुकूमत में बजट की सेंटिटी पवित्रता को नष्ट कर दिया। सभापति महोदय, अभी सीएजी की रिपोर्ट आपने हमें दी है। ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो आंकड़े हैं ये 19-20 के हैं। मैं सीएजी की रिपोर्ट पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि 3 साल पुराने आंकड़े मेरे सामने हैं, पर एक बात जरूर कहूँगा, ये सीएजी की रिपोर्ट जो ये बयां करते हैं कि सीएजी के पैरा के बारे में आप कितने चिंतनशील हैं। इसमें लिखा सभापति महोदय पेज 3 पर, मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया, मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रही, इन विभागों के लिए 3,644 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित नेता प्रतिपक्ष महोदय 24,383 करोड़ 73 लाख रुपए के 17,119 अनुच्छेदों में सितंबर 2020 तक पैसा बकाया है। सीएजी में, सीएजी की रिपोर्ट को भी आप किसी को परवाह नहीं करते, और इसी में लिखा है कि आपने पैसा वसूल कितना किया पूरे वित्तीय वर्ष में। आपने जो आपका बकाया सीएजी की रिपोर्ट 24,000 कह रही है, आपने उसमें इसी में अनुच्छेद 1.7 में लिखा है आपने 36 करोड़ रुपए की वसूली की है। वाह, मतलब आज कोई सी चीज की सेंटिटी इस सदन में रहेगी नहीं रहेगी। राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य अपने आप को बड़ा विद्वान है, विद्वान होना भी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट आपने उद्धृत की, क्या हालात है इस सीएजी की रिपोर्ट पर। और सभापति महोदय, मैं अब एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, किसी भी राज्य के लिए उसकी प्रगति और खुशहाली का प्रतीक उसकी जीएसडीपी है। निश्चित तौर पर जीएसडीपी बढ़ती है, ये माना जाता है कि राज्य की इकोनॉमी बढ़ रही है, राज्य तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, और मैं मंत्री महोदय आप लिखोगे नहीं, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 प्रश्न 1 आपने एक तालिका दी, और तालिका के अंदर आपने जीएसटीपी के स्थिर मूल्य पर 2011-12 में हमारी जीएसटीपी 2019-20 में थी 6,79,564। 2020-21 में ये घट के रह गई कोरोना के कारण से 6,60,118। और उसके बाद जब पूरे साल कोरोना रहा तो भी 21-22 में एक छलांग लगा दी हमने, क्योंकि कागज हमरा रहा,
एस्टिमेट हमारे, एक्चुअल्स आएंगे नहीं हमारे पास। कुछ भी लिखो, घर का ही राज है, कुछ भी लिख के सदन में प्रस्तुत कर दो। 7,33,017। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर 2019-20 में 20 अप्रैल को पहला कोरोना का रोगी राजस्थान में पाया गया, इसलिए मैं मानता हूं कि उस इकोनॉमी पर कोरोना की छाया नहीं, पर 20-21 में पूरा वर्ष कोरोना की छाया में रहा। और आप कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी गिरी थोड़ी सी, वो 19,446। निश्चित तौर पर हमारे किसानों का कमाल, हमारे सर्विस सेक्टर का कमाल। पर मैं समझता हूं कि 21-22 में नेता प्रतिपक्ष आप देखें क्या छलांग लगाई है। आप भी रतनगढ़ जाने वाले माननीय सदस्य इकोनॉमिस्ट हो। 72,899 करोड़ सी हमारे जीएसटी भी बढ़ गई। ये जीएसटी भी बढ़ी है सभापति महोदय, महंगाई के कारण से। इसका संबंध महंगाई से भी है। ये महंगाई के विरोध में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठने वाली सरकार अपना आईना देखे। और मैं पूछना चाहता हूं ये आंकड़े कहां से लेकर आए। और इस तरह अगर प्रचलित मूल्य की मैं बात करूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पुस्तक कह रही है, वो इकोनॉमिक सर्वे पृष्ठ 1, उसमें प्रचलित मूल्य पर 2019-20 में आपकी जीएसटीपी थी 9,99,050 करोड़। 2020-21 में होगी 10,13,323 करोड़। 2021-22 में होगी 11,96,137 करोड़। और ये मैंने अभी बजट स्टडी के दूसरे पार्ट में एक पार्ट ढूंढ के निकाला, उसमें 2022-23 की नेता प्रतिपक्ष 13,34,420। वाह, मतलब मैं समझता हूं कि हमारी जब कोरोना की छाया थी तो भी राजस्थान की करंट प्राइसेस पर जीएसटी बढ़ती चली गई। और ये 20-21 और 21-22 में 1,82,814 करोड़ बढ़ोतरी। और अगर 21-22 से 22-23 की रूं 2,38,000 की बढ़ोतरी। बड़ा राजस्थान खुशहाल है, राजस्थान का किसान बेहाल है, राजस्थान में ठहरा हुआ सशक्ता हुआ विकास है। और अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो सकल घरेलू उत्पाद में जो जीएसडीपी है 2020-21 में था हमारा -2.86, आपकी किताब कह रही है, और 21-22 में कर दिया 11.04, और प्रचलित मूल्य पर कर दिया 1.43 से छलांग लगा दी 18.04। यानी वी शेप के अंदर आपने इकोनॉमी बढ़ा दी। और सभापति महोदय, इसी टेबल के अंदर मैं पिछले 3 सालों के आंकड़े ढूंढ रहा था, 2017, 18, 19, 19-20। रसद मंत्री जी, तीनों सालों का जो औसत आया, वो औसत में निवेदन कर रहा था, वो था हमारे जीएसटीपी बढ़ी स्थिर मूल्यों पर 4.43 और करंट मूल्य पर बढ़ी 9.51%। यानी 3 गुना आप बढ़ा रहे हो हमारी पिछले सालों की जीएसटीपी के अनुपात में। और मैं समझता हूं इसके साथ जो इसके कंपोनेंट है, ये आपकी किताब कह रही है कि 2020-21 में कृषि का जो हिस्सा था जीएसडीपी में वो 30.45% था, जो 21-22 में गिरकर 28.85 हो गया। कृषि बजट रखा ना अलग से, ये आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। और आपका उद्योग में जो हिस्सा था जीएसडीपी में 25.26 था, जो थोड़ा सा बढ़ा 26.34 में। और सेवाएं आपकी सर्विस सेक्टर में 44.29 से 44.81। मेरे समझ में नहीं आ रहा। कंपोनेंट ये कह रहे हैं कि हमारे जीएसटीपी का मेजर कंपोनेंट कृषि के अंदर हमारी दर गिर रही है, उद्योग के अंदर थोड़ा सा बढ़े, सर्विस सेक्टर में पॉइंट कुछ से बढ़े, परंतु आप तो छलांग लगाओगे। और सभापति महोदय, जब किसान की बात आती है तो किसान की इकोनॉमी में पशुपालन इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश के कुल पशुपालन में राजस्थान में 10.60 है। मैं सभापति महोदय अभी देख रहा था, देश में 19वीं पशु गणना के बाद में 20वीं पशु गणना आई। राजस्थान के अंदर गधों और ऊंट के अंदर सबसे बड़ा हास हुआ। ये गधे राजस्थान में 2012 के अंदर 81,468 थे और 2019 में 23,374 -71%। और ऊंट 3,25,713 से 2,12,769 -34। ये एक संयोग है। मैं जब सारे आंकड़े निकाल रहा था तो मैं देख रहा था इस देश के अंदर गधों की संख्या कहां कम हुई। मुझे आश्चर्य, मैं आंकड़े रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन चारों राज्यों में जहां चुनाव हुए और चुनाव में भी 690 सीटों में कांग्रेस आपकी हुकूमत, बड़े छोड़े हो रहे ना, 55 सीटें आई है। और आप जहां सुकड़ते चले गए
वहां इन राज्यों में गधे कम होते चले गए। मैं जुम्मन से कह रहा हूं सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 2012 में 57,000 गधे थे, ये 16,000 गधे रह गए। पंजाब में 2,000 गधों से 471 रह गए। उत्तराखंड में इनमें तो गधे गायब भी हो गए। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि गधों का और कांग्रेस का कहीं न कोई मेल जोल है, गठजोड़ है। और आपको अगर कांग्रेस को बचानी है तो राजस्थान में थोड़ा भाषा प्लीज, भाषा गधों के साथ कैसे? अच्छा नहीं हो ही नहीं सकता ये सभापति महोदय। मैं सोच ही नहीं सकता कि कांग्रेस का गधों के साथ कोई संबंध हो। यह संबंध हो ही कैसे सकता है? संबंधो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभादे कर दर्शनम से है। प्लीज आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान में, और प्रधानमंत्री जी तो गधों की तारीफ करते हैं, आप गधों से नफरत क्यों करते हो? मैं नफरत नहीं, मुझे चिंता है जिन राज्यों में गधों के सिर से सींग गायब होते देखे, मैं गधों को गायब होते देख रहा हूं मंत्री महोदय। यहाँ गधे कम हो रहे हैं। अब क्या होगा 2 साल बाद चुनाव में, मुझे उसकी चिंता है। अब बोलिए, आप अपने विषय बोलिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस 2022-23 पेज 4 में एक ग्राफ दिया है, ये आपकी किताब है। उस ग्राफ में आपने ग्राफिक आंकड़ों के माध्यम से बताया पैसा आता कहां है, कहां से है और पैसा जाता कहां है। वो ग्राफ ये बता रहा है कि आपके पूरी इकोनॉमी, आपके कंसोलिडेटेड फंड में पैसा जो आता है वो 37.92 पैसा आंतरिक उधार, पब्लिक अकाउंट से, केंद्रीय ऋण, इन से आपके पास 37.92%। देख लिया आपने अपनी इकोनॉमी। गाड़ी देते हो ना सेंटर को कि पैसा कहां से रहा है, आंतरिक ऋण किससे लोगे, रिजर्व बैंक से। ये कहां से रहा है, पब्लिक अकाउंट से। ये जो कर्मचारियों ने आपने जो अभी स्वांग रचा ना ओल्ड पेंशन का, इसके पीछे महज कारण यही था, पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन का पैसा आएगा उस पैसे का आप इस्तेमाल करोगे। और उसके बाद आप अगला देखो, 14.21% आता है केंद्रीय करों के रूप में, आपका ग्राफ कह रहा है, और 13.09% आता है केंद्रीय सहायता के रूप में। महाराज क्यों गालियां देते हो केंद्र को? अरे आपकी पूरी इकोनॉमी तो इसी पर डिपेंड है। ये प्लीज इनको बोलने दें बीच में। सभापति महोदय, अब ये पैसा जाता कहां है? इन्हीं का ग्राफ क्या कह रहा है, 21% राशि तो आंतरिक व केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में चलेगी, छुट्टी। 8.33% राशि ब्याज की अदायगी में चलेगी, चलो छुट्टी। और 60.55% राशि आपका राजस्व में चलेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और पूंजीगत व्यय में कितना है आपका कागज कह रहा है 10.06। यानी मैं गणना कर रहा था सभापति महोदय, इस बार बजट के अंदर जो तबाड़तोड़ घोषणाएं हुई, 1,16,000 करोड़ की घोषणाएं। रसद मंत्री जी, जब जाओगे सदन से बाहर, राजस्थान का आवाम पूछेगा कब वो पल्ले नहीं दाने रम्मा चली बुनाने। ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूं इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, अब जिस बार मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा इंडिकेटर सरकार के पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा खर्च होता है, आपका रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू माइनस, इस पर डिपेंड करता है आपका जो राजस्व घाटा है। मैं समझता हूं अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से इस बिल का नाम मिस अप्रोप्रिएशन बिल रख दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि सभापति महोदय, इन्हीं की पुस्तक क्या कहती है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। 2019-20 में बी में 27,014 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट लेके आए, आरई के अंदर आए तो महोदय 28,041 हो गया। एक्चुअल जब आप देख रहे हैं तो 36,371। क्या अर्थ रहा बी का जब एक्चुअल्स में आए? 2020-21 में 12,368 का बी लेकर आए और आरई के अंदर सीधा 41,721 और एक्चुअल में 44,001। क्या है सभापति जी खेल? और 2022-23 में आप 23,448 लेकर 2021 में रेवेन्यू डेफिसिट अनुमान के अनुसार 31,366 करोड़ रुपए ज्यादा आया। और इसी तरह आपका ये जो फिजिकल डेफिसिट है, नेट बोरोइंग प्लस बजट डेफिसिट, मतलब ये एक ऐसा आंकड़ा है सभापति महोदय जो राज्य की सारी आर्थिक स्थिति को बता देता है। और ये आंकड़ा ये कहता है
हम बड़ी अच्छी तरह से चले सनम तेरे राज में, बीमारू प्रदेश बन गए। क्या है मतलब 2019-20 में आपकी बी थी रेवेन्यू डेफिसिट की, राजकोषीय घाटे की, फिजिकल डेफिसिट 32,213, आरई में आप आए तो हो गई 32,678, अकाउंट्स में आप आए तो 37,654, 2020-21 में बी में थी 33,972, आरई में सीधी 58,608। ऐसी बढ़ोतरी मैंने कभी नहीं देखी, और एक्चुअल में 59,375। कहाँ जाएगी राजस्थान की इकोनॉमी? और अब के तो आप बी लेकर आए 58,211 की। और मैं समझता हूँ कि ये जो FRBM एक्ट बना था, उसके सेक्शन 5 में जो इंडिकेटर तय किए गए थे, GSTP के अनुपात में फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए। निश्चित तौर पर भारत सरकार ने अनुमति दी, मुख्यमंत्री जी भाषण फिर टेक देंगे, पर हो क्या रहा है? 2020-21 में 6.12 और 22-23 में 4.38। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, इसी CAG की रिपोर्ट में जो टारगेट दिए गए थे FRBM एक्ट के, उनकी बात कही गई है। अगर मैं उनकी बात कहूँ तो मैं समझता हूँ लक्ष्य था 2021-22 11-12 से राजस्व घाटे को कम कर इसे बनाए रखने का, और राजस्थान सरकार की उपलब्धि है 2020-21 में 44,001 करोड़ का राजस्व घाटा था, जो GSTP का 4.59% था। 2021-22 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे को 3% अधिक नहीं होना बताया, ये टारगेट थे। और इनका क्या हुआ? राजस्व घाटा था 59,375, जो GSTP का 6.20 था। और GSTP का बकाया ऋण के बारे में आज जो टारगेट था उससे आगे बढ़कर 42.85% पर पहुंच गए। मैं समझता हूं कि किस प्रकार का शासन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सभापति महोदय, अब मैं जब इनकी बात करता हूं प्रति व्यक्ति आय की, इन्हीं की किताब से देखता हूं तो खुशहाल राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, हर व्यक्ति की प्रगति छुपी हुई है प्रति व्यक्ति आय से। आपने इसको भी निरंतर बढ़ाया, और निरंतर बढ़ाकर आपने कहा कि 2021-22 में करंट मूल्य पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय 1,35,218, जो पिछले बार थी 1,15,993, मतलब प्रगति करते जा रहे हैं। और उस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े कह रहे हैं 32.3%, दिसंबर 2021 के आंकड़े कह रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यही नहीं सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर 66 लाख ग्रेजुएट हैं, उसमें 20,67,000 ग्रेजुएट आज भी बेरोजगार है। और मंत्री महोदय, NCRB के आंकड़े जब देखते हैं आत्महत्या, ग्रेजुएटों ने जो आत्महत्या की, उसमें राजस्थान का 5वां नाम है। मतलब मैं समझता हूं किस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा, ये जो अनाज के व्यापारी अर्थ वसूल करते हैं, उसमें किसान पर कोई भार नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के समय में 28/9/2018 को इनकी आड़त को बढ़ाकर 2 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये 25 पैसे किया गया। अब आपने 1/3/2021 से 31/3/2022 तक विशेष कारण रहे, कोरोना था, आपने 2 रुपये 25 पैसे की आड़त को 1 रुपया 75 पैसे किया। अब तो वो कालखंड चला गया, अब आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? और आपने जो मंडी में 0.5% जो एग्री सेस लगाया है, ये कोरोना के कारण लगाया। अब कोरोना की छाया निकल गई, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और सभापति महोदय, जब ये मेहरबान हो जाए तो कुछ भी कर दे। अभी सरकार का ये तो रेवेन्यू डेफिसिट है। अभी गंगानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने वाले BD अग्रवाल जी थे, वो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने एक बैंक गारंटी दी थी, बैंक गारंटी थी 21 करोड़ 50 लाख की। ये क्या कर दी थी कि अगर मैं स्टुपुलेटेड टाइम के अंदर ये इस मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाऊं तो मेरी बैंक गारंटी जब्त कर लेना। खुद वो मेडिकल वहां गए कोर्ट के अंदर 2015 में, और कोर्ट ने जो कहा मैं पढ़कर सुनाता हूं। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू रिज्यूम टाइमली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल टर्म्स इन द MOU अप टू 30/6/2018। उसके बाद भी जब कह दिया अब तो केंद्र सरकार से बन रही है, मतलब जो पैसा जब्त होना चाहिए था, क्योंकि मिनी मुख्यमंत्री जी हर MLA मिनी मुख्यमंत्री है ना, एक मिनी मुख्यमंत्री जी का फरमान आया ये पैसा वापस कर दो, और इसमें कट मनी कहाँ से कहाँ गई, मौका लगने पर मैं बताऊंगा। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा हालात क्या है। अब सभापति महोदय, आप देख रहे हैं मेरा समय अभी है, पर मैं फाइनेंस बिल पर कुछ बात कहना चाहूँगा। ये जो फाइनेंस बिल है,
मंत्री महोदय, आप राजस्थान वित्त विधेयक 2021-22 के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 में सेक्शन 65(1) और 35(1) के शेड्यूल आर्टिकल 17 और 35(b) में एक संशोधन लेकर आए हैं। अब 65(1) की उपधारा में विद्यमान परंतुक तथा पूर्व में संशोधित परंतुक सेकंड के मध्य नया परंतुक जोड़ रहे हो आप। और परंतुक क्या जोड़ रहे हैं? पहले प्रावधान यह था सभापति महोदय, आईजी स्टाम्प या उसके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी अगर किसी आदेश से वो पीड़ित होता है या कोई व्यवहारी पीड़ित होता है तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ऑफिसर, जो एक तरह से अध्यक्ष टैक्स बोर्ड होता है, उसके पास अपील करने का अधिकार पहले 90 दिन था, फिर आपने एक संशोधन करके उसको 180 दिन किया। अब आप उसको असीमित कर रहे हो। मतलब किसको कर रहे हो? अकेले उस व्यापारी को नहीं, साथ में वो अधिकारी को भी आप अधिकार दे रहे हो कि वो असीमित समय में कभी भी अपने द्वारा किए गए उस असेसमेंट को रीओपन कर सकता है। एक अधिकारी आज है, उसका ट्रांसफर हो गया, वो अधिकारी को कहेगा भाई पिछली बार तेरा जो असेसमेंट हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ, या तो अंडर टेबल आ जा वरना मैं तेरा रीओपन कराऊंगा। कौन सा पिंडारा बॉक्स खोलना जाते हो आप? क्यों इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हो? और जब आपकी ये सारी अपीलें टैक्स बोर्ड में जाएगी, जरा असेसमेंट तो कर लो टैक्स बोर्ड की आज हालत क्या है। और इसी में एक और अमेंडमेंट लेकर आए हैं आप आर्टिकल 17 में, जो इसके सेक्शन 35 में है, सेक्शन 3 के में है। उसमें पहले प्रावधान क्या था कि सार्वजनिक नीलामी पब्लिक ऑक्शन मान्य प्रतिपक्ष नेता जब होती थी और कोई संपत्ति बेची जाती थी तो उस संपत्ति में बाजार मूल्य या संपत्ति छोड़ी गई है जिससे नीलामी पर आखिरी दोनों में जो ज्यादा हो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब आप संशोधन क्या लेकर आए हो? नहीं, अब अगर पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी बेची जाएगी, कोई भी संपत्ति पब्लिक ऑक्शन में होगी, तो जो बाजार मूल्य आएगा उस बाजार मूल्य पर जो आपका अधिकारी प्रमाण पत्र दे देगा, नीलामी करता अधिकारी, उस पर आप स्टाम्प ड्यूटी लगे। मतलब क्यों जी? क्यों आप स्टाम्प ड्यूटी के अंदर लीकेज कम करना चाहते हो? और इसका मैं निवेदन करूं, इस छोटी मोटी जगह नहीं, हम सबको मालूम है, आज सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, ये अध्यक्ष महोदय जो नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंक में जिन किसानों ने लोन लिया, नवंबर 2018 तक लोन लिया, 30 नवंबर तक, और जिनको वन टाइम सेटलमेंट करने की बात बहुत की, और कल्ला साहब आप तो उस कमेटी पर ऐसे विराजे उतर ही नहीं रहे हो, और वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, उनको मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सदन के अंदर ये बात लिखी जाए। रोड़ा एक्ट 1974 के सेक्शन 13 और 14 के अंदर रतनगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य आपके भी वहां है, एक नहीं 1,35,000 खाते एनपीए हुए हैं। 1,35,000 खाते जो एनपीए हुए हैं, इनकी जमीन जब नीलामी की ओर जाएगी तो उसके अंदर रैकेट बनेंगे, 1, 2, 3 होगा। किसान की जमीन जाएगी, वो जमीन भी सभापति महोदय आने पौने में जाएगी, उसके अंदर भी बाजार मूल्य नहीं, नीलामी करता जो छुड़ाएगा उससे करेगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है। और दूसरा जो एक आप इसी स्टाम्प एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं 35(b) के अंदर, उसमें सभापति महोदय जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसको LLP कंपनी कहते हैं, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पहले स्टाम्प ड्यूटी 0.5% थी। ये सभापति महोदय आज के नौजवान मंत्री महोदय तो सबमिट करती है, जिलों में जाती है। ये LLP कंपनी में नए नए नौजवान इस कारोबार को बढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए 8 मार्च 2017 को 2% जो स्टाम्प ड्यूटी थी उसको 0.5% किया वसुंधरा जी ने। अब आप क्या कर रहे हो? आप वापस उसको बढ़ाकर 2% कर रहे हो। मतलब आप राजस्थान के उद्योगीकरण की बात करते हो, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और सभापति महोदय इसी तरह ये जो GST एक्ट है, उस GST एक्ट में आप एक संशोधन लेकर आए हैं। GST एक्ट के धारा 174 की उपधारा 2 कह के पश्चात उपधारा 3 में एक नई उपधारा, और उसमें क्या कर रहे हैं सभापति महोदय कि जब GST एक्ट 2017 है उससे पहले जो कानून जो GST में शामिल हो गए, चाहे वो वैट एक्ट से था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टोबैको टैक्स था, 30/6/2017 के बकाया प्रकरणों में
उसमें एक्स पार्टी असेसमेंट हो गया या उसको रीओपन कराने के 4 साल की छूट थी। अब आप उसको मल्टीपल छूट कर रहे हो, मतलब उसको अनलिमिटेड कर रहे हो, क्या फायदा होगा? सवाल इस बात का है 2017 के अंदर जो आपकी कट ऑफ तारीख थी, मुझे बताएं ये किसकी मांग पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? कितने कितने व्यवहार इसके अंदर आते हैं। और ही नहीं, एक और आप संशोधन कर रहे हैं इसी में 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट में अपना कंक्लूड। मैं 7 मिनट 13 सेकंड के अंदर ऐसे बैठूंगा सभापति महोदय, कोई नहीं बैठा होगा इतनी जल्दी। तो सभापति महोदय, तो जीएसटी एक्ट में एक और संशोधन लेकर आए हैं, उसमें मल्टीपल टैक्स में जिन व्यापारियों की मांग निकाली जो अनट्रेसेबल हो गए, व्यापारी उनकी मांग निकलती है सभापति महोदय जो अच्छा व्यापार करते हैं, अनट्रेसेबल हो गए। अब उनको आप एक तरह से उनकी राशि को राइट ऑफ करना चाहते हैं। क्यों? किसान ने फसली ऋण नहीं दिया, उसकी तो जमीन नीलाम हो रही है। इन महानुभावों को कारण बता दो मेरे को, किसको लाभ देना चाहते हो? सीएसटी के अंदर जो अनट्रेसेबल थे, जो मल्टीपल टैक्स में अनट्रेसेबल थे, राइट ऑफ, हिडन एजेंडा क्या है? क्यों नहीं किसी ने कौन से मिनी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे उस भाई के टैक्स बकाया है उसके लिए ये करो। और सभापति महोदय, इसी तरह जो वैट एक्ट है, मैं निर्धारित समय में पूरी करूंगा, उसके अंदर आप जो वैट की पुरानी वसूली योग्य राशि है उसको माफ करने के लिए एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं। एसीटीओ पहले 10,000 तक कर सकता था, उसको 1 लाख तक, सीटीओ 25,000 बोला 5 लाख तक कर दे, डीसी 1 लाख बोला 25 लाख, कमिश्नर तो बड़े आदमी है 5 करोड़ तक। मतलब मैं समझ में नहीं आया कि आप इन देनदारियों को माफ करने का पीछे हेतु क्या है। और सभापति महोदय, इस सदन के अंदर एक मैं जो अब बात कह रहा हूं उससे बड़ा सदन का कभी मजाक नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी जुम्बारी से कह रहा हूं, और मैं मेरी बात भी समाप्त करूंगा। ये जो 2022 के अंदर जो वैट 2003 में जो संशोधन 33 और 34 में लेकर आए हैं, ये का ये संशोधन मंत्री महोदय आप वित्त विधेयक 2021 में 25 मार्च 2021 को लेकर आए, इसी एक्ट सेक्शन 33-34 में हमने सभी ने पारित किया। अब आप मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अब विधिमान्य, मतलब वो विधिमान्य नहीं था 1 साल तक। नेता प्रतिपक्ष, ये पहला मौका होगा जब एक जो सदन ने पारित किया गया संशोधन और एक जो कानून बन गया 1 साल तक अधर में लटका, विधि मान्य नहीं था। और उसमें क्या लिखा आपने? कतिपय आदेश का विधि मान्यकरण, इनका इसी जो लाइन संशोधन में राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 तो मैंने पहले इंगित किया ना, 25 माह 2 अधिनियम संख्या 3 की धारा 9 और 10 में क्रम से राजस्थान मूल्य परिवर्तन कर अधिनियम 2003 की धारा 33 में स्थापित उपधारा 4 क और 34 में उपधारा 3 क के अधीन किए गए आदेश विधिमान्य हो गया। क्या है? मैं आश्चर्यचकित हूं। इससे बड़ा सदन का अपमान हो नहीं सकता। 1 साल पहले एक अमेंडमेंट सदन पारित करे और रसद मंत्री जी 1 साल बाद विधि मान्य का प्रस्ताव सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य लेकर आए और हम उसको पारित करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सभापति महोदय, कृपया तो मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली है उद्योग की। राजस्थान में तेलंगाना के बाद सर्वाधिक महंगा वेट है। आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की आपाधापी और आर्थिक आपातकाल की ओर राजस्थान बढ़ रहा है, राजस्थान के अंदर आपकी एक्साइज रेवेन्यू कम होती जा रही है, क्योंकि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, आरएनएल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक बोटलिंग प्लांट को फायदा पहुंचाने के लिए आपने एक्साइज पॉलिसी में संस्थागत भ्रष्टाचार तक कर डाला। अंत में यही कहूंगा सभापति महोदय, आज तक सदन के नेता ने मेरे कहने पर एक भी मेरी मांग पूरी नहीं की, एक भी। मैं सदन के माध्यम से पहली और आखिरी मांग इसलिए कहूंगा कि दोबारा शायद इस प्रकार का मौका आएगा नहीं। ये हमारे चूरू के अंदर ऐतिहासिक गढ़ है जहाँ से हमारे पूर्वज निकले थे, जिस गढ़ से चांदी के गोले चले थे। मेरी एक बात, आज तक तो उन्होंने कभी मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने मुझे दिया भी नहीं। इस गढ़ ढहता जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिला दो, इतना ही मुझे निवेदन करना है। और राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। मैंने मेरी सारी बातों से सिद्ध किया और आपकी कपोल कल्पित बजट आपने प्रस्तुत किया।
आप बजटीय घोषणा को पूरा नहीं कर पाओगे। आपने जितनी इस मैच को थपथपाया है, जनता में जाओगे उतनी छाती पीटने के लिए मजबूर हो गए। आज मैं चेतावनी दे रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।